नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में रोजगार को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा सरकार की हरियाणा के युवाओं को नौकरी के योग्य नहीं मानती। हरियाणा के युवा केंद्रीय सेवाओं में बेहतर परिणाम लाते हैं, जबकि एचपीएससी को हरियाणा के युवाओं को टैलेंट नजर नहीं आता। यह बात उन्होंने भिवानी में पूर्व सांसद जंगबीर सिंह के देहांत पर शोक व्यक्त करने के बाद पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी के निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि एचपीएससी हरियाणा के एससी, बीसी, जनरल व ईडब्ल्यूएस के युवाओं के पदों को खाली छोड़ रही है। यह हरियाणा के नौजवानों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही हरियाणा के लोगों के कंधे को कमजोर बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में हरियाणा के 60% स्कूल प्रिंसिपल के 77% व कॉलेज स्तर पर प्रोफेसर के 60% पद खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों को ऋण देकर उनकी आर्थिक स्थिति खराब कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की हरियाणा में शिक्षा को खत्म करने की नीति है। इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जैसे ही अप्रैल महीना शुरू होता है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी होती है तथा नए टैक्स लगते हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट बढ़े हैं, टोल टैक्स बढ़ा है, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, पीवीसी पाइप के दाम बढ़ाए गए हैं, कोल्ड स्टील के दाम 22 से 25% बढ़े हैं, फ्रिज, एसी व वाटर कूलर के दामों में 5 से 15% तक वृद्धि शुरू हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नायर एजेंसी ने पेट्रोल के दामों में 5 रुपये तक तथा डीजल के दामों में 3 रुपये वृद्धि की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अप्रैल माह में बंगाल के चुनाव संपन्न होने के बाद पेट्रोल व डीजल के दामों में भारी वृद्धि भाजपा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने दिवालियेपन को मिटाने के लिए लगातार आम आदमी पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर जनता को पैसा वसूल रही है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। चौधरी जंगबीर सिंह जी पूर्व सांसद और पूरे हरियाणा प्रदेश के उन चुनिंदा नेताओं के अंदर उनकी गिनती होती थी कि जो राजनीतिक व्यक्ति कम थे और सामाजिक व्यक्ति ज़्यादा था। उनका जीवन एक बहुत आदर्श जीवन रहा। समाज के साथ सरोकार उनके निरंतर बने रहे। बहुत यशस्वी जीवन रहा। बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत अच्छा व्यवहार, बड़े मिलनसार व्यक्तित्व चौधरी जंगबीर सिंह जी का रहा। और मुझे विशेष रूप से उनके प्रति आदर इस कारण से भी था कि वो पूर्व सैनिक थे। 2 युद्धों में उन्होंने देश के लिए उस युद्ध के अंदर लड़ाई में हिस्सा लिया था। मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ उनकी बड़ी गहरी मित्रता भी थी। परस्पर एक दूसरे से विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा भी करते थे और पूरे परिवार का पीढ़ियों से अब हमारे भाई कमल प्रधान जी, हरकेश जी और नई पीढ़ी का एक आपस में बहुत गहरा संबंध है। बहुत उनके जाने से मन में गहरा दुख भी है और साथ साथ इस बात का गर्व की अनुभूति भी है कि एक महान व्यक्तित्व के साथ हमारा संपर्क और संबंध रहा। और इस हरियाणा की माटी से, गांव से, देहात से निकल करके और देश की संसद तक पहुंचने का रास्ता जो सहजता पूर्वक चौधरी जंगबीर सिंह जी ने उसको तय किया, मैंने उनको कभी भी जीवन के अंदर इस बात को लेकर के गर्व और घमंड करते हुए नहीं देखा कि जितनी उन्होंने मुकाम हासिल किए थे, बहुत ही विनम्र जीवन उन्होंने जिया। उनके साथ एक बहुत बड़ी यादों का, स्मृतियों का एक खजाना हमारे हृदय में सदा रहेगा। उनकी आत्मा को परमपिता परमात्मा शांति प्रदान करे और समस्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। सर, महीने पहले आप भिवानी आए थे, तब राज्यसभा को लेकर कहा था कि आप दोनों सीटों जीतने का सपना देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वही खेला हो गया, बाई चांस एक खेला कर गई बीजेपी पूरा। अब वो आज़ाद उम्मीदवार थे। आज़ाद उम्मीदवार में कांग्रेस के कुछ साथियों ने उसमें सहयोग देने की जो प्रक्रिया हुई, तो अब वो उसमें कहाँ क्या किसका कैंसिल हुआ, किसका नहीं,
इसकी तो जानकारी नहीं, लेकिन जो है पूरा मुकाबला रोचक रहा और कांग्रेस की जो अंदरूनी स्थितियां हैं वो फिर तीसरी बार उन्होंने अपना चमत्कार राज्यसभा के चुनाव में दिखाने का काम किया। सर सहयोग कैसे दिया, पद के लालच में या पैसे के लालच में? जो वो तो वो बताएंगे, लेने वाला बताएगा, देने वाला बताएगा, करने वाला बताएगा, कराने वाला बताएगा। क्योंकि फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है, ये बायोमेट्रिक ली जा रही है, किसानों के ट्रैक्टरों के नंबर लिए जा रहे हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं बड़ी जटिल बना दी गई है। क्या मानते हो आप, क्या ये प्रक्रिया सही है, इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं? देखिए, जो विषय ध्यान में आ रहे थे, जो पूरे सारे विषय को मैंने देखा है, इसमें निरंतर इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि हर वर्ष की खरीद में एक हिस्सा ऐसा है कि जो बाहर से आकर के और उसके अंदर एक प्रकार की तिजारत करके और उसमें किसान का कहीं ना कहीं नुकसान होता था, क्योंकि बाहर से अगर अनाज आएगा बाहर से और उसकी खरीदी होगी तो जो हमारा स्थानीय किसान है उसके हकों पर कहीं ना कहीं उसमें नुकसान होगा। तो सरकार एक अच्छी नीयत से कोई नई प्रक्रिया के तहत हरियाणा के किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें नई कोशिश में कमियां कभी कभी निकल जाती हैं, लेकिन अच्छे लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि नए प्रयोग को मिल करके सफल बनाएं और उसकी आलोचना भी उसमें सफल बनाने में एक सहयोग होता है। किसी को आलोचना भी करनी है, कोई कमी है तो कमी भी बताएं, लेकिन जो प्रयोजन है, जो मकसद है कि अपने हरियाणा के किसानों को उनकी फसल का एक एक दाना वह सरकार खरीद सके और बीच में कोई बाहर से कोई खरीद कर ला करके और बीच में कोई गड़बड़ ना कर सके। तो लक्ष्य अच्छा है, हरियाणा कर रहे हैं किसानों की आपने बात की, हरियाणा के जवानों की बात अब कहीं ना कहीं करें, रोजगार को लेकर के HPSC में जो भी परिणाम आते हैं उसके 5 से 10% तक पोस्टें भरी जाती है, बाकी वैकेंट रखी जाती है, उनके टेस्ट पास नहीं होते, कुछ क्राइटेरिया ऐसे बने। स्वाभाविक है कि हमारी तो ये इच्छा रहेगी कि HPSC हो और कोई भी रिक्रूटमेंट हो कि जो हमारे बच्चे हैं वो अधिक से अधिक उसमें लगें, और चूंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैकेनिज्म होता है। हमारे बच्चे भी दूसरे राज्यों में जाकर के कम्पीट करके उनसे ज़्यादा बेहतर परिणाम ले करके और अन्य राज्यों के अंदर भी अपनी सेवा देने का काम करते हैं। और HPSC कहीं पर भी कोई गुंजाइश हो तो मैं तो आपके माध्यम से यही अपेक्षा करूंगा और मांग करूंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी व्यवस्था इस प्रकार से हो कि हमारे योग्य बच्चों को भी उनके साथ, जब हमारे बच्चे बाहर जा कर के कम्पीट करके और कामयाब हो जाते हैं तो फिर यहाँ भी हमारे बच्चों को में कोई कमी नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।